हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर जो है 10 करेंगे। इसके 9 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका चैप्टर 10 करेंगे, रेगिस्तान में जीवन। फ्रेंड्स, 6th क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम कर चुके हैं और 7th क्लास की भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर्स की। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे सभी चैप्टर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में जो है हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, हम इसका एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसको बिल्कुल कंप्लीटली करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है रेगिस्तान में जीवन कैसा वो बताया गया है। रेगिस्तान केवल आप ये सोचते हो कि जो गर्म एरिया है वही रेगिस्तान होता है, ऐसा नहीं है। ठंडा एरिया भी रेगिस्तान होता है। गर्म जो ज़्यादा गर्म होता है और जो ज़्यादा ठंडा होता है उसको जो है रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। तो रेगिस्तान की क्या विशेषताएं हैं? जहाँ पर तापमान ज़्यादा है या बिल्कुल कम है या बिल्कुल ज़्यादा है, और जहाँ पर वनस्पति जो है बिल्कुल कम है, तो ये रेगिस्तान की विशेषताएं होती हैं। देखिए, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। आप ये सब पढ़ने के लिए चैप्टर 5 देख सकते हैं, क्योंकि वो हम जो है पहले कंप्लीट कर चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। यहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तथा कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडे और गर्म हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत जल लोगों को उपलब्ध होता है वो वहीं पर बस जाते। तो रेगिस्तान, यहाँ पर जो है हम गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान। ये जो है फ्रेंड्स अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका के भी जो है उत्तरी भाग में ये स्थित है। देखिए, ये सहारा रेगिस्तान का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर ये रेत है और ये कुछ चट्टानें जो है दिखाई दे रही हैं। तो इस रेगिस्तान केवल मोटे रेत को ही रेगिस्तान नहीं कहते हैं, वहाँ पर जो मोटी चट्टानें होती हैं वो भी जो है रेगिस्तान में ही होती हैं। विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मानचित्र को देखिए पहले मैं आपको ये मानचित्र ही दिखा देती हूँ। ये देखिए अफ्रीका का मानचित्र। इसमें फ्रेंड्स जो एक मिनट देखिए, जो एरिया है, एक मिनट, ये जो एरिया है ये जो है सहारा का रेगिस्तान है। ये जो है 11 देशों से घिरा है। ट्यूनीसिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड और सूडान, ये जो है 11 देशों से इसका एरिया जो है ये घिरा हुआ है। तो ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित है। ये यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा इसमें दिखाई गई है। तो अब हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान जो मैंने अभी आपको दिखाया, यह विश्व का लगभग सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये कैसा रेगिस्तान है? विश्व का लगभग सबसे बड़ा रेगिस्तान जो ये है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। अल्जीरिया, मैंने ये आपको बताया भी था, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिए, ये जो है ये आप याद कर सकते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। मैंने आपको बताया कि रेत को ही रेगिस्तान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि ये तो है ही, उसके साथ साथ बजरी के मैदान और नगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पठार नगन चट्टानी सतह वाले, ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर जो है 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है।
आपको यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो आज जो ये सहारा है रेगिस्तान, ये एक समय ऐसा था कि जब यह हरा भरा था। इसकी जो सहारा की में जो गुफाएं मिलती हैं उनमें चित्रों से ये पता चलता है, क्योंकि उन चित्रों में जो नदियों और मगर के चित्र भी देखे जा सकते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इन्हें बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में बदल दिया है। तो एक पहले ऐसा समय था जब यहाँ पर नदियाँ बहती थी, मगरमच्छों के चित्र भी जो है देखे जा सकते हैं। देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का अधिक तापमान 1922 में जो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कि यहाँ का तापमान 57.7 डिग्री जो है दर्ज किया गया था। अब यहाँ की जलवायु कैसी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ की जलवायु जो है गर्म और शुष्क है। वर्षा ऋतु जो है सिर्फ अल्पकाल के लिए ही होती है। आकाश बादल रहित रहता है और निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं अब इतना ज़्यादा अगर तापमान होगा तो चट्टानें जो बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं। ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। दिन में तो इतनी गर्मी होती है और इसमें रात में जो बहुत ठंड होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में तापमान 50 डिग्री रहता है और रात में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ पर वनस्पति कैसी और प्राणी जो है कैसे हैं, ये इसमें बताया गया है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? कैक्टस के पेड़, खजूर के पेड़ और एकेसिया जो है सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ पर मुख्य जीव हैं। अब वैज्ञानिकों की तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। मछलियों के कंकाल क्यों मिले हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जो है उस समय जो गुफाएं मिली हैं, मगर के चित्र मिले हैं, उनमें देखा गया कि नदियाँ भी बहती थी। और जाहिर सी बात है कि यदि नदियाँ बहती होंगी तो वहाँ पर मछलियाँ होंगी, और वो नदियाँ समाप्त होने से वो मर गई होंगी और उनके कंकाल जो हैं मिलते होंगे। अब देखिए वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, हम इस बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग जो है निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। यानी कि जो सहारा में जो लोग रहते हैं उनमें जो है बेदुइन है और तुआरेग हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। यानी कि इनकी जनजाति जो है चलवासी है, ये चलते फिरते रहते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। जो सहारा रेगिस्तान में जो बेदुइन और तुआरेग के जो लोग रहते हैं वो पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त होता है तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो ये भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पर आंधियाँ जो है धूल भरी चलती हैं और गर्म वायु होती है, उससे बचने के लिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मरुधान एवं मिस्र में जो है नील नदी घाटी वो लोगों के निवास में मदद करती है, क्योंकि वहाँ पर उनको जल उपलब्ध होता है जिससे खजूर के पेड़ उगते हैं। चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण, यानी कि तेल की खोज संपूर्ण उसकी मांग जो विश्व में ज़्यादा है, उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण है। अल्जीरिया में है, लीबिया में है और मिस्र में है।
सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेशियम जो है शामिल है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपुर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ से वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए अब हम ये गर्त के बारे में पढ़ते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं। मरुधान जो है क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, इनके आसपास निवास करते हैं लोग और वहाँ पर खजूर के पेड़ और फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ये बहुत बड़ा होता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है। तो कौन सा मरुधान? मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए, अब तक हमने गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ा था और अब हम ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है, ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक ठंडा स्थान है उनमें से एक लद्दाख में स्थित है। अब हम लद्दाख के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में, मैं आपको फ्रेंड्स एक बार मानचित्र में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा, और इसके पूर्व में ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये जो है लद्दाख है। ये देखिए, ये जो है लद्दाख श्रेणी है, हिमालय पर्वत पर है। ये यहाँ इंडस नदी है, शोक नदी है, सियाचिन हिमनद है। ये देखिए, ये शोक नदी है और यहाँ से देखिए ये सिंधु नदी जो है लद्दाख की प्रमुख नदी है, ये यहाँ से बहती है। ये बारालाचाला, ये एक महामार्ग है। ये रोहतांग पास बारालाचाला ये जो है ये मनाली से लेह तक जाने वाला मार्ग है। इस मार्ग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। जम्मू एवं कश्मीर में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। तो उत्तर में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिम नदियाँ जैसे ग्रेगी हिमानी। तो लद्दाख में हिम नदी कौन सी है? ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा जो है बहुत कम होती है। मुश्किल से वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, यानी कि वर्ष में केवल 10 ही सेंटीमीटर। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप यदि सूर्य की धूप में बैठते हैं, यानी कि एक तरफ आप पैर कर लेते हैं, तो आपको एक साथ ही, यदि आपने गर्मी की तरफ, सूर्य की किरणों की तरफ आपने पैर कर लिए, तो आप एक ऊष्माघात एवं तुषार से ग्रसित हो सकते हैं। ये एक बीमारी है, ऊष्माघात एवं तुषार उपघात। लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि, यानी कि बर्फ की भूमि। अब हम यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ेंगे। यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विल्लो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं?
घाटी में सरपत विलो फ्रेंड्स, जो ये सरपत के पेड़ होते हैं ये क्रिकेट खेलने के लिए, बल्ला बनाने के लिए इनकी लकड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर सरपत के पेड़, पोपलर के पेड़, ग्रीष्म ऋतु में जो है सेब के पेड़, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ जो है प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अब यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया कि लद्दाख के लोगों का जीवन कैसा होता है। लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं। लद्दाख के लोग जो या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुफा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से से एवं लामायूरू। देखिए ये थिक्से एक प्रसिद्ध मठ का ये चित्र जो है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए मैंने आपको बताया कि सरपत के पेड़ की लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सव में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वो और कार्य जो है नहीं कर पाते ज़्यादा ठंड के कारण। यहाँ की महिलाएं ज़्यादा मेहनती होती हैं। वे घर और खेत का काम ही नहीं करती बल्कि दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजाली दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। हिमालय के अन्य दर्रे ये हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको पहले यही बता देती हूँ कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लुंगालाचा और टंगलंग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर तक ही खुलता है, जब इस मार्ग से बर्फ़ को जो है हटा दिया जाता है। अन्य समय पर यह बर्फ़ के कारण यह राजमार्ग बंद रहता है। देखिए ये चित्र में बारालाचा को जो है दिखाया गया है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप जनजीवन में परिवर्तन आ गया है। लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय करना जो है सीख लिया है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण वे आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। देखिए पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं, ये देखिए लद्दाखी महिलाओं की वेशभूषा। अब हम इनके कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? एक ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और वहाँ भी किस दिशा में? उत्तर दिशा में। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ कैसी हैं? बहुत ही ठंडी हैं। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है, वो आकर्षण का केंद्र है। वहाँ के अनुष्ठान जो है आकर्षण का केंद्र हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? वो लोग गर्म और वो लोग मोटे वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेत से बचने के लिए और गर्म वायु से बचने के लिए वो लोग मोटे वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में कौन कौन से पेड़ उगते हैं? सेब के पेड़ उगते हैं और 1-2 हमने और पढ़ा था फ्रेंड्स, आप देखिएगा 2-3 तरह के पेड़ और उगते हैं। अखरोट के पेड़ भी उगते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की वनस्पति है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। बौद्ध मठ। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। देखिए मरुधान जल के साथ गरत, क्योंकि जब
हवा रेत को बाहर ले जाती है तो वहाँ पर इतने गर्त बन जाते हैं कि कई बार वो जल की सतह तक पहुँच जाते हैं। बेदुइन जो है सहारा में एक प्रजाति है। तेल जो है लीबिया में मिलता है। ग्रेंगी जो है एक हिमनद है जो कि लद्दाख में है। और लामा यूरू जो है एक बौद्ध मठ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर और इसके साथ ही हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म होती है। कल हम 8th क्लास की एनसीईआरटी जो आपके सामने लेके आएंगे। कल हम 8th क्लास की शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।